नमस्कार आप सभी को। रात्रिकालीन करंट अफेयर्स की इस कक्षा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। सभी उपस्थित हो जाएं जिससे चर्चा को आगे बढ़ाया जा सके। कुछ लोग देरी से आते हैं, समय से उपस्थित हो जाया करें। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाता है। पहला कमेंट आपको देखना है इस वीडियो में जो आप ये लाइव देख रहे हैं, इसमें कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट आप देखेंगे तो उसमें लिंक दी हुई है एक टेलीग्राम ग्रुप की, और उस टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मेरे द्वारा जो भी अन्य कक्षाएं आपके तक पहुंचाई गई हैं, आप तक पहुंचाई गई हैं, उनकी भी पीडीएफ आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। जैसे आपको पूर्व में बताया गया था, तो लगभग 600 प्रश्नों को हल कराने का लक्ष्य है और प्रत्येक दिन 20 से 25 प्रश्न आप देखते हो। तो उसी क्रम में आज भी 20 प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। और ये जो 20 प्रश्न हैं, ये आपको बता दें कि ये पिछले लगभग 6 से 7 महीने पुराने हैं। पिछले एक वर्ष का मैं आपका रिपीट करा रहा हूं, तो लगभग 6 से 7 महीने पुराने ये करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आगे बढ़ने से पहले पिछली वीडियो में एक त्रुटि हुई थी, मानवीय भूल हुई थी, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। उसमें मैंने आपको बता दिया था कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो हमने अभी हाल ही में जिसका समझौता हुआ है, जिसमें से कुछ डिलीवर भी हमें हो गए हैं, वो हमने अमेरिका से खरीदा है, ऐसा उसमें मानवीय त्रुटि के चलते बोल दिया था मैंने। तो आप सब जानते हैं S-400 की बात आती है तो रसिया से हमने खरीदा है। हालांकि जब हमारा ये सौदा हो रहा था तो उस दौरान आपने देखा था कि किस प्रकार से अमेरिका द्वारा प्रतिबंधों की बात की जा रही थी, क्योंकि अमेरिका इससे नाखुश था। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि S-400 का संबंध रसिया से है, मानवीय भूल हुई थी, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी थी, जैसे हम चिनूक की बात कर रहे थे, सीहॉक रोमियो की बात कर रहे थे, तो उसमें हमने USA, क्योंकि ये सारे के सारे USA से थे, तो इनके बारे में बता रहा था, तो दिमाग में वही चल रहा था, इससे गलती हो गई थी। ठीक है, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा और आज के प्रश्नों को देखते हैं। चलिए, दूसरी बात कि यदि आपको जितने भी प्रश्न हैं, 20 प्रश्न हैं, इनसे संबंधित कोई भी डाउट होता है, कहीं भी कोई भी समस्या है किसी भी प्रश्न में या किसी भी प्रकार का डाउट है आज की इस कक्षा से, तो जब भी आपकी कक्षा समाप्त होती है आधे घंटे में, 35 मिनट में, 40 मिनट में, तो उसके तुरंत बाद फेसबुक पेज पर आ जाइएगा। आज़ाद BPSC एकेडमी के नाम से फेसबुक पेज है, उस पर लाइव रहता हूं मैं, और आपके जो भी डाउट होंगे वहां पे मैं आपको दूर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न। और नोबेल पुरस्कार में बार बार लगातार तीसरी सीरीज में ला रहा हूं, क्योंकि नोबेल पुरस्कार महत्वपूर्ण है, इसीलिए इनकी बार बार चर्चा आप देखने को पा रहे हैं। क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से किस खोज के लिए चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021 मिला है? अब यहाँ पर यह नहीं पूछा गया है कि किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, यहाँ पे यह पूछ लिया गया है कि किस खोज के लिए जो है चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब यहाँ पर 4 खोजों के बारे में बताया गया है और उन्हीं को आपको ध्यान में रखते हुए अपने जवाब को टिक करना है। प्रत्येक प्रश्न के जवाब के लिए आपके पास 10 से 15 सेकंड के समय होंगे। इन्हीं 10 से 15 सेकंड में आपको इन प्रश्नों का जवाब देना होगा। तो बताएं कि इनमें से किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, विशेष रूप से चिकित्सा विज्ञान का। 4 विकल्प हैं, इन चारों में से आपको अपना चुनाव करना है। तो आप देखें विकल्प और चुनाव करें। साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि नोबेल पुरस्कार जो चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है, 2 लोगों को मिला है। एक का नाम था डेविड जूलियस, ये आपको पता होना चाहिए, डेविड जूलियस। और दूसरा नाम यहाँ पे आता है, जिनको ना पता हो ये नोट कर लेंगे। दूसरा नाम यहाँ पे आता है आर्डम पाटापोसियन। ठीक है, आर्डम पाटापोसियन और डेविड जूलियस को यह पुरस्कार दिया गया था। इनकी खोज क्या थी तो आपको बता दें, इन्होंने तापमान एवं स्पर्श हेतु ग्रहियों की खोज की थी, मतलब इन्होंने कुछ रिसेप्टर्स की खोज की थी और उन्हीं के कारण यह पुरस्कार इनको दिया गया है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, आपको पता होना चाहिए। पिछले दिनों हमने बताया था आपको कि नोबेल पुरस्कार 5 कैटेगरियों में, 5 श्रेणियों में दिए जाते हैं, जिनमें से जो शांति का नोबेल पुरस्कार होता है, नोबेल पीस प्राइज, ये नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, वर्ष 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के विजेताओं में से मारिया रेसा द्वारा स्थापित एक डिजिटल मीडिया कंपनी का क्या नाम है? क्योंकि आप जानते हो 2 पत्रकारों को जो है नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। एक का नाम था दमित्री मुराटोव, मैंने पिछले दिनों आपको बताया था। पहला जो नाम था
ये था दमित्री मुराटोव, ठीक है, दमित्री मुराटोव ये पहला नाम है। और दूसरा नाम था मारिया रेसा, और मारिया रेसा के बारे में इसमें दिया गया है। दोनों के दोनों पत्रकार थे। दमित्री मुराटोव ये संबंधित थे रूस से, और मारिया रेसा ये संबंधित थी फिलीपींस से, ठीक है, फिलीपींस से ये संबंधित थी, और इन्हीं दोनों लोगों को दिया गया था। तो दोनों के, क्योंकि दोनों के द्वारा समाचार पत्रों का संपादन किया जाता है, तो दोनों के नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या पूछा गया है कि मारिया रेसा द्वारा स्थापित एक डिजिटल मीडिया कंपनी क्या है, तो आपको बता दें मारिया रेसा जो हैं ये रैपलर नामक कंपनी चलाती हैं। कौन सी? रैपलर नामक डिजिटल मीडिया कंपनी चलाती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दमित्री मुराटोव कौन सी चलाते हैं, दमित्री मुराटोव का जो पेपर है उसका नाम है नोवाया गजेटा, ठीक है। तो नोवाया गजेटा ये दमित्री मुराटोव द्वारा चलाए गए समाचार पत्र का नाम है। मारिया रेसा क्योंकि डिजिटल मीडिया कंपनी चलाती हैं जिसका नाम है रैपलर, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ जानकारी आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने बात किया फिलीपींस की, फिलीपींस आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कैसे? फिलीपींस की राजधानी है मनीला, ठीक है, यहाँ की मुद्रा है पेसो। और आपसे एक होमवर्क पूछा जा रहा है, जिनको पता होगा वो कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि मनीला में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मनीला में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, आपको बताना है। इसके साथ साथ आपको बता दें यहाँ पे कि ओलंपिक हुआ अभी हाल ही में, और इस ओलंपिक में पहली बार फिलीपींस को गोल्ड मेडल मिला। मतलब ओलंपिक के इतिहास में पहला गोल्ड मेडल मिला है फिलीपींस को, और ये किसके द्वारा दिलाया गया है ये नाम आपको पता होना चाहिए। यदि आपने करंट अफेयर्स ओलंपिक से संबंधित देखा होगा तो निश्चित रूप से पता होगा। इनका नाम है हिडलिन डियाज। क्या नाम है? हिडलिन डियाज इनका नाम है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। हिडलिन डियाज का नाम महत्वपूर्ण है, हिडलिन डियाज का नाम पता होना चाहिए। ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला, और किसको मिला? हिडलिन डियाज को मिला, ये आपको पता होना चाहिए। फिलीपींस का पहला गोल्ड मेडल है। 55 किलो वर्ग में इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता था, और वेट लिफ्टिंग की ये खिलाड़ी हैं हिडलिन डियाज, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मनोनीत हुए हैं? इनमें से कौन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मनोनीत हुए हैं, आपको बताना है। चलो बताएं, इनमें से कौन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, आपको बताना है। 4 नाम आपको दिए हुए हैं। आपको बता दें, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग वर्ष 1978 से लेकर वर्ष 1993 तक, वर्ष 1978 से लेकर वर्ष 1993 तक इसको गैर संवैधानिक आयोग का दर्जा प्राप्त था। गैर संवैधानिक आयोग के रूप में ये कार्य कर रहा था, ये आपको पता होना चाहिए। वर्ष 1993 में इसको वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। और इसी के बाद से इसके अध्यक्ष नियुक्त किए जाने लगे, और प्रथम आयोग के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे वो वर्ष 1993 से वर्ष 1996 के लिए नियुक्त किए गए थे, और इनका नाम था मोहम्मद सरदार अली खान। तो मोहम्मद सरदार अली खान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पहले अध्यक्ष थे, ये आपको पता होना चाहिए। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के जो कार्यकाल होता है वो कम से कम 3 वर्ष का होता है। मतलब 3 वर्ष या इससे ज़्यादा का कार्यकाल हो सकता है, मिनिमम 3 वर्ष का कार्यकाल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब जब बात सुनते हो आप अल्पसंख्यक, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत कौन कौन से भारत में कौन कौन से समुदाय रखे जाते हैं, आते हैं। तो सबसे पहले अल्पसंख्यक में मुस्लिम आते हैं, ईसाई आते हैं, सिख आते हैं, बौद्ध आते हैं, और पारसी आते हैं। तो याद रखिएगा 5 समुदाय है, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई और पारसी। ये अल्पसंख्यक की कैटेगरी में, अल्पसंख्यक की श्रेणी में भारत में आते हैं, इनको आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात हो रही थी अल्पसंख्यक आयोग की, तो आपको बता दें कि भारत सरकार के अंतर्गत जो एक मंत्रालय है जो कि इनसे संबंधित है, उसका नाम है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यह भी पता होना चाहिए कि हुनर हाट, यदि आपने प्रगति मैदान
मेले का विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा हुनर हाट का बड़ा प्रचार देखने को मिल रहा था। और हुनर हाट का जो आयोजन है ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा कराया जाता है। तो यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि हुनर हाट का आयोजन किसके द्वारा कराया जाता है तो आपको बताना है हुनर हाट का आयोजन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा कराया जाता है, जिसके मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अभी आपको जवाब देना है कि इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर आपको नोट करना है, इसमें आपको नोट करना है सरदार इकबाल। ठीक है, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा इसके अध्यक्ष हैं, वर्तमान समय में नियुक्त किए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक पर्व 2021 की थीम क्या थी? शिक्षक पर्व, देखो शिक्षक दिवस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है शिक्षक पर्व की, तो ध्यान देना है चीज़ों को। शिक्षक पर्व की बात हो रही है, इसका आयोजन जो है ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया था। 5 से लेकर 17 सितंबर के बीच इसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले आप बताओगे कि इसकी थीम क्या थी, इसके बाद हम बढ़ेंगे शिक्षक दिवस पर और उससे संबंधित तथ्यों को देखेंगे। तो इसकी जो थीम थी इस बार ये थी गुणवत्ता और सतत स्कूल, भारत में स्कूलों से सीखना। ठीक है, इस बार इसकी थीम थी शिक्षक पर्व 2021 की थीम थी और शिक्षक पर्व 5 से 17 सितंबर के बीच मनाया गया था। अब यहाँ से क्या प्रश्न और बन सकते हैं? सबसे पहला प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक शब्द आता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। अब राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। पहली बार कब मनाया गया तो आपको बता दें, वर्ष 1962 में इसकी घोषणा हुई थी और उसी के बाद से यह लगातार मनाया जाता है। 1962 के बाद से लगातार हम 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर मनाते हैं। अब यहाँ से एक प्रश्न और भी बनता है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हो गया, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है या विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा कि विश्व शिक्षक दिवस जो है ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस और 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। दोनों आपको पता होने चाहिए। ठीक है, दोनों महत्वपूर्ण हैं, दोनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने अक्टूबर 2021 में रोम में प्रस्तावित G20 सम्मेलन के लिए किसे शेरपा नियुक्त किया है? भारत की तरफ से किसे इस सम्मेलन के लिए प्रमुख बनाया गया है? कौन इस सम्मेलन को नेतृत्व करेंगे भारत का, वो आपको बताना है। तो शेरपा किसे बनाया गया है ये आपको बताना है। अब इनमें आप देख रहे होंगे तो सुरेश प्रभु, अमित शाह, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमन, 4 नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। इन चारों में से कौन सा है ये आपको बताना है। इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। चलें बताएं, इन चारों में से कौन सा सही है आपको बताना है। सुरेश प्रभु, अमित शाह, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमन, बताएं इनमें से कौन सा सही है। देखो इसका सही उत्तर है पीयूष गोयल। ठीक है, सी विकल्प इसका सही उत्तर है। आपको बता दें यहाँ पे कि बात हो रही है इटली की, तो आप जानते हो इटली से संबंधित क्या फैक्ट मैंने पिछले दिनों बताया था कि इनका एक शहर है कसिनो और कसिनो शहर में प्रथम विश्व युद्ध में शहीद सैनिकों के लिए स्मारक बनाया जा रहा है। ये आपको पता होना चाहिए, कसिनो शहर में। इसके साथ साथ बात हो रही है G20 समिट की, तो आपको बता दें कि G20 का मतलब क्या है। G20 का मतलब है कि विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं, और इसमें आप समझोगे तो 19 देश आते हैं और यूरोपीय यूनियन के जितने भी देश हैं उनका नेतृत्व यूरोपीय यूनियन द्वारा किया जाता है। मतलब 19 देश
और एक संस्था यूरोपीय यूनियन मिलकर G20 का निर्माण करते हैं, मिलकर G20 को बनाते हैं। G20 का उद्देश्य विशेष रूप से होता है वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दों के निपटारे के लिए, मुद्दों के समाधान के लिए इस संस्था को बनाया गया है। और आपको बता दें कि भारत में भी आगामी जो सम्मेलन है उसका भारत में आयोजन किया जाना है। कब? वर्ष 2023 में भारत में G20 समिट का आयोजन किया जाएगा। तो ये भी याद रखना है कि वर्ष 2023 में G20 समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। हालांकि 1 दिसंबर 2022 से भारत G20 का अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी जैसे कि यूनाइटेड नेशन में होती है कि कुछ समय के लिए अध्यक्षता दी जाती है संबंधित सदस्य देशों को, उसी प्रकार से इसमें भी है। तो भारत जो है 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता करने लगेगा और 2023 में भारत में G20 का आयोजन किया जाना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से होनी चाहिए। इसको बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा देश किसानों को अपनी जमीन राज्य को बेचने और पशुधन संख्या में 30% की कमी करने पर प्रस्ताव पर विचार कर, मतलब कौन सा ऐसा देश है जो किसानों से अपनी जमीन राज्य को बेचने को कह रहा है और पशुधन की आबादी में 30% की कमी करने पर विचार कर रहा है? वह देश कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको पता होना चाहिए ये देश कौन सा है। बताएं। 4 विकल्प हैं, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, पोलैंड और स्वीडन। इन चारों में से कौन सा सही है आपको बताना है। और आपको बता दें कि इस देश में 100 मिलियन से ज़्यादा पशुधन की आबादी आज के समय में देखने को मिल रही है। ठीक है, यदि भारत में विश्व में बात करें, विश्व में सबसे ज़्यादा पशुधन की आबादी किस देश में है, तो पहला स्थान आता है भारत का, दूसरा स्थान आता है ब्राज़ील का, तीसरा स्थान आता है चीन का पशुधन की कुल आबादी में। यह भी आपको पता होना चाहिए। देखो, इसका सही उत्तर है नीदरलैंड। ठीक है, बी विकल्प सही उत्तर है, नीदरलैंड इसका सही उत्तर है। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, आप जानते होंगे, यूरो यहाँ की मुद्रा है। आपको बता दें कि नीदरलैंड ने यह कदम जो उठाया है ये नाइट्रोजन संकट को कम करने के लिए उठाया है। ठीक है, तो नाइट्रोजन संकट को कम करने के लिए यह कदम नीदरलैंड द्वारा उठाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे प्राकृतिक आवासों के संरक्षण भी हो सकेगा इस तरह से, और जैव विविधता की भी रक्षा हो सकेगी। कुल मिलाकर 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, नाइट्रोजन संकट को कम करना, दूसरा प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना, और तीसरा जैव विविधता की रक्षा करना। ये 3 उद्देश्य हैं और इन्हीं 3 उद्देश्यों को ध्यान में रखकर नीदरलैंड सरकार ये कदम उठा रही है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि बात हो रही है पशुधन की, तो कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। जैसे बकरी की कुछ प्रजातियां हैं जो आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र में एक बकरी मिलती है जिसको बोलते हैं पश्मीना, और पश्मीना बकरी के ऊन से जो ऊन प्राप्त होता है पश्मीना बकरी से, उसको भी बोलते हैं पश्मीना ऊन। तो ये आपको पता होना चाहिए, पश्मीना प्रकार का जो ऊन है ये पश्मीना बकरी से प्राप्त होता है। दूसरा एक बकरी का नाम है अंगोरा, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो अंगोरा नामक बकरी है इससे भी ऊन प्राप्त होता है, और इससे जो ऊन प्राप्त होता है उसको बोलते हैं मोहेयर। क्या बोलते हैं? मोहेयर ऊन बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा एक बकरी है जिसका नाम है सानेन, सानेन, ये भी नाम याद रखिएगा, सानेन नामक बकरी। और सानेन नामक जो बकरी है ये सबसे ज़्यादा विश्व भर में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली प्रजाति है और इसको विश्व की दूध की रानी भी कहा जाता है। तो सानेन याद रखिएगा, अंगोरा याद रखिएगा, पश्मीना याद रखिएगा। ये 3 आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे गाय की भी कुछ प्रजातियां हैं जो पूछी जाती हैं, जैसे कि अमृत महल, हल्लीकार, लाल सिंधी, ये कुछ गाय की प्रजातियां हैं जो परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। भैंस की भी कुछ प्रजातियां हैं जैसे मुर्रा, जाफराबादी, मेहसाना, नागपुरी, ये कुछ भैंस की प्रजातियां हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतना जो आपको बकरियों के बारे में 3 बताया, पश्मीना, अंगोरा और सानेन, इन तीनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के वित्तीय संकट को विश्व बैंक ने आधुनिक इतिहास के सबसे बुरे अवसादों में से एक बताया है? बताएं।
कौन सा ऐसा देश है जहां पर वित्तीय संकट बढ़ता चला जा रहा है और विश्व बैंक ने आधुनिक इतिहास के सबसे बुरे अवसादों में से इसको एक बताया है, वो कौन सा है आपको बताना है। चलिए बताएं। इराक, सीरिया, लेबनान या अफगानिस्तान। इराक, सीरिया, लेबनान या अफगानिस्तान। कहाँ पर इस समय मुद्रा का संकट, आर्थिक रूप संकट आपको पिछले कुछ दिनों में लगातार देखने को मिल रहा है? तो यह देश है आपका लेबनान। ठीक है, बहुत सारे लोग अफगानिस्तान पर टिक करेंगे, लेकिन इस तरह की समस्याएं अभी अफगानिस्तान में नहीं है। ठीक है, तो ये बात है लेबनान की। लेबनान इसका सही उत्तर है। बेरूत यहाँ की राजधानी है। लेबनानी पाउंड यहाँ की मुद्रा है। और आपको बता दें कि 2 वर्षों में यहाँ पर 78%, याद रखिएगा, 2 वर्षों में, पिछले 2 वर्षों में मुद्रा संकट के चलते, मुद्रा में गिरावट के चलते यहाँ की 78% आबादी गरीब हुई है। ये आपको पता होना चाहिए। ईंधन की भारी कमी का सामना कर रहा है यह देश। साथ ही साथ क्योंकि जब मुद्रा में गिरावट होती है तो लगातार बहुत सारी समस्याएं बनती चली जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि देश की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो कहीं ना कहीं मुद्रा का जो आप कह सकते हो कि एक्सचेंज वो बेहतर होता है, एक्सचेंज रेट बेहतर होता है। लेकिन जब मुद्रा गिरती है, मुद्रा का आप कह सकते हो कि लगातार गिरती जाती है, तो उससे बहुत सारे आर्थिक संकट उत्पन्न होते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुद्रा पर ही डिपेंड करती हैं। तो याद रखना है कि पिछले 2 वर्षों में 78% आबादी यहाँ की गरीब हुई है। और साथ ही साथ यदि मैं पूछ लूँ कि लेबनान किस कॉन्टिनेंट का देश है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि लेबनान किस कॉन्टिनेंट का देश है, किस महादेश का भाग है, ये आपको बताना है। तो लेबनान किस महादेश का भाग है, यह भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने हरिभंगा किस्म की आमों की उपहार स्वरूप भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी को भेजा है? बोला जा रहा है कि किस देश की प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आमों की एक विशेष किस्म जिसको बोलते हैं हरिभंगा, इसको भारतीय प्रधानमंत्री के लिए भेजा है, ये आपको बताना है। तो हरिभंगा किस्म के जो आम होते हैं ये किस देश से संबंधित हैं और उस देश के प्रधानमंत्री ने भारत भेजा है? बांग्लादेश, एस्टोनिया, यूनाइटेड किंगडम, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा देश है ये आपको बताना है। चले बताएं, इनमें से कौन सा देश है? देखो, बात हो रही है हरिभंगा किस्म। आप जानते हो हरिभंगा की जो किस्में हैं ये बांग्लादेश में उगाई जाती हैं। और बांग्लादेश की भी बात करें कहाँ पर उगाई जाती हैं, तो बांग्लादेश में रंगपुर जिला है। बांग्लादेश के रंगपुर जिले में ये किस्म उगाई जाती है। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो कि यहाँ की प्रधानमंत्री हैं, इनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग, इनके द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री को यह भेंट किया गया है। अब यहाँ पे बात हो रही है आम की किस्मों की। तो हरिभंगा हो गया, ये आपने देख लिया कि बांग्लादेश से संदर्भित है। भारत के भी कुछ आम है, जैसे अल्फांसो। आपसे यदि पूछा जाए अल्फांसो आम किस राज्य से संबंधित है? अल्फांसो के बाद आपसे पूछा जा सकता है फौजली, ठीक है, फौजली आम। फौजल के बाद आपसे पूछा जा सकता है लक्ष्मण भोग, ये भी आम की एक प्रजाति है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको पता होगा मुलगोवा, मुलगोवा ये जो है आम की एक प्रजाति है। तो ये सारे कहाँ के हैं? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अल्फांसो विशेष रूप से महाराष्ट्र से संबंधित है। फाजली की बात करें, फाजली के साथ साथ लक्ष्मण भोग की बात करें, ये पश्चिम बंगाल के आम की किस्में हैं। तीसरा आपका देखने को मिल रहा है मुलगोवा। मुलगोवा की बात करें तो दक्षिण भारत विशेष रूप से तमिलनाडु राज्य में ये किस्म उगाई जाती है। इसके साथ साथ आम्रपाली आम का भी नाम आपने सुना होगा। उत्तर प्रदेश के जैसे मलिहाबादी है, मलिहाबादी आम उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद से आता है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि बिहार का भी एक आम है जिसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, बिहार के आम की एक किस्म को जीआई टैग मिला है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बिहार के आम की वह कौन सी किस्म है जिसको जीआई टैग मिला है। ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बिहार के आम की वह कौन सी किस्म है जिसको जीआई टैग मिला है। कमेंट बॉक्स में इसको बताना है, सब बताएंगे। जिसको नहीं पता है वो जो सही जवाब होगा उस पर ध्यान देना है, उसको नोट करना है। जो भी छात्र आज ये बता देता है निश्चित रूप से करंट अफेयर्स उसका ठीक ठाक है। चलें इसको बताएं।
9 सितंबर 2021 को 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित हुआ? पहली बात, सितंबर माह की बात हो रही है, तो जो भी इस तरह के सम्मेलन थे वो आभासी रूप से, वर्चुअल रूप से आयोजित किए गए थे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 2021 सितंबर में जो 13वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ वो किस देश की अध्यक्षता में आयोजित हुआ? चीन, भारत, रूस या ब्राज़ील? बताएं। चीन, भारत, रूस या ब्राज़ील आपको बताना है। आप विचार करें, तब तक मैं यहाँ पे ब्रिक्स के बारे में कुछ आपको बता देता हूँ। ब्रिक्स की बात हो रही है। ब्रिक्स के बारे में आप जानते होंगे कि 5 देशों का समूह है। कौन कौन से? ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका। ये 5 देशों का समूह है, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। और आपको बता दें, ब्रिक्स का अपना एक बैंक भी है, जिसको पहले बोलते थे ब्रिक्स बैंक, लेकिन अब बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। और न्यू डेवलपमेंट का जो हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है संघाई में, और संघाई चीन का एक शहर है, ये आपको पता होना चाहिए। मार्कोस पराडो ट्रोजियो यहाँ के प्रमुख हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के, इनका भी नाम आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको बता दें, ब्रिक्स में सबसे लास्ट में जो देश जुड़ा है वो है साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका वर्ष 2011 में जुड़ा था। वर्ष 2011 से पहले इस संस्था का नाम था ब्रिक, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको बता दें, पहला विकल्प है चीन। चीन में आयोजन किया जाएगा, कब किया जाएगा? 2022 में। मतलब जो 14वां ब्रिक्स सम्मेलन होगा उसका आयोजन चीन में किया जाएगा। पहला तो ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए। अब यहाँ पे 13वें की बात हो रही है, तो इसका आयोजन भारत में किया गया, और इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2021 तक भारत के कितनी समुद्री तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया? चलें बताएं। महत्वपूर्ण है, इसलिए आज लेकर आया हूं, एक एक करके नोट करा देंगे, सभी के सभी आपको नोट कर लेने हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है सितंबर तक कितने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है 10। अब ये 10 कौन कौन से हैं मैं बता रहा हूं, आप नोट करते हुए चलिएगा। जैसे शिवराजपुर बीच कहाँ देखने को मिलेगा? द्वारका, गुजरात में। दूसरा आपको देखने को मिल रहा है घोघला बीच, कहाँ देखने को मिलेगा? दीव में। इसके बाद 2 आते हैं, पहला है कासरगोड और दूसरा है पदुबिद्री। कासरगोड और पदुबिद्री ये कर्नाटक से संबंधित हैं। इसके बाद आएगा कप्पड़ बीच, ये आपको केरल से संबंधित है, और ऋषिकोंडा बीच ये आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित है। गोल्डन बीच पूरी उड़ीसा से संबंधित है। फिर आता है अंडमान निकोबार बीच, ये आपके राधानगर बीच, ये संबंधित है अंडमान निकोबार से। ठीक है, इसके बाद 2 नए थे जो मैंने पिछले कक्षा में भी बताया था, कोलम बीच तमिलनाडु, और एक मैंने आपको बताया था पुडुचेरी से, जिसका नाम था ईडेन। तो ईडेन और कोलम को भी याद रखना है। टोटल 10 हैं, इन 10 के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, प्रत्येक दिन इनका रिपीट करना है जिससे ये याद रहे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विपणन सीजन 2021-22 के लिए किस खरीफ फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में एमएसपी में पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक वृद्धि की गई है? इनमें से कौन सी फसल है जिसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे ज़्यादा वृद्धि की गई है? आपको बताना है। नाइजर सीड, अरहर और उड़द, तिलहन, तिल या मक्का, इनमें से कौन सा है जिसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे ज़्यादा वृद्धि की गई है? चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पता होना चाहिए। इन चारों में से किस में की गई है आपको बताना। देखो, धान एक होता है ए ग्रेड का, उसका मूल्य है 1960 रुपये। एक होता है धान सामान्य, उसका मूल्य तय किया गया है 1940 रुपये। इसके बाद बाजरा है, बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2250 रुपये पर कुंटल की बात हो रही है। ठीक है, मक्का का तय किया गया है 1870 रुपये प्रति कुंटल। अरहर का तय किया गया है 6300
रुपए प्रति कुंटल और तिल का तय किया गया है 7307 रुपए प्रति कुंटल। और सबसे ज़्यादा जो बढ़ोतरी हुई है वो हुई है तिल में, और तिल में 452 रुपए की बढ़ोतरी प्रति कुंटल के हिसाब से हुई है पिछले वर्ष की तुलना में। तो सबसे ज़्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी पिछले वर्ष की तुलना में तिल में देखने को मिली है और 452 रुपए प्रति कुंटल की बढ़ोतरी की गई है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए। हर वर्ष भारत अमेरिका से लगभग कितने करोड़ रुपए का हीलियम आयात करता है? त्रुटि है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। हीलियम बात हो रही है, तो भारत कितना हीलियम आयात करता है ये आपको बताना है। हीलियम विशेष रूप से रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और अक्रिय गैस है, ये आपको पता होना चाहिए। भारत में यदि हम बात करें तो राजमहल का जो क्षेत्र है झारखंड में, जिसको बोलते हैं ज्वालामुखीय बेसिन, तो राजमहल का जो ज्वालामुखीय बेसिन है झारखंड में, वहाँ पर भारत में ये पाई जाती है हीलियम गैस। लेकिन क्योंकि हमें आवश्यकता जितनी होती है उतना हम उत्पादन नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम आयात करते हैं। और हीलियम का सबसे बड़ा जो निर्यातक देश है वैश्विक स्तर पर वो है अमेरिका, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कितना, तो इसको हम बता दें कि 55,000 करोड़ रुपए का जो है हम प्रतिवर्ष हीलियम आयात करते हैं अमेरिका से, इसको बताएं। हाल ही में ओमेगा सेकी नामक भारतीय कंपनी ने किस देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? और यह भारत की पहली कंपनी है, पहली इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जिसने भारत के बाहर इलेक्ट्रिक वाहनों के संयंत्र स्थापित की। मतलब अभी तक किसी भी भारतीय कंपनी ने भारत के बाहर इलेक्ट्रिक वाहनों के संयंत्र स्थापित नहीं किए हैं, एकमात्र कंपनी है और पहली कंपनी है। तो आपको बताना है ओमेगा सेकी नामक भारतीय कंपनी ने किस देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? बांग्लादेश, चीन, श्रीलंका या नेपाल? बताएं, किस देश में ओमेगा सेकी ने पहला संयंत्र स्थापित किया है? यह आपको बताना है। 4 देशों के नाम दिए हुए हैं, इन 4 देशों से अपने उत्तर का चुनाव करना है। देखो, इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हम 4096 किलोमीटर लगभग इतनी सीमा हम साझा करते हैं। बांग्लादेश के साथ हमारे 5 राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। यदि इन राज्यों की हम बात करें तो इन राज्यों में आपको सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आपको राज्य देखने को मिलेंगे 5 जो कि बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। इसके साथ साथ आप जानते हो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और ढाका में ही ओमेगा सेकी द्वारा इस संयंत्र की स्थापना की जा रही है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बांग्लादेश की मुद्रा है टका और यहाँ की प्रधानमंत्री अभी पूर्व में बताया मैंने शेख हसीना, इसको बताएं। विश्व बैंक ने भारत के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र को मजबूती देने के लिए सरकार की पहल को समर्थन देने के लिए कितनी राशि को मंजूरी दी है, ये आपको बताना है। तो विश्व बैंक ने MSME सेक्टर को मजबूती देने के लिए कितने राशि की मंजूरी दी है आपको बताना है। $50 मिलियन, $450 मिलियन, $500 मिलियन या $400 मिलियन? बताएं। इसका सही उत्तर है $500 मिलियन। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताएं। 8 अक्टूबर 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक में नीतिगत रेपो रेट क्या निर्धारित की गई? एक होता है रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेपो रेट, एक होता है बैंक दर। तीनों आपको पता होना चाहिए, तीनों में सामान्य आप कह सकते हो शब्दावलियां हैं, तीनों आपको पता होना चाहिए। रेपो, रिवर्स रेपो और बैंक दर क्या होती है, तीनों आपको पता होना। देखो, रेपो रेट होता है जिस पर बैंक RBI से शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन लेते हैं, जो कर्ज लेते हैं, उसको हम बोलते हैं उस पर जो ब्याज लगता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, तो इसके साथ साथ आपको बता दें रिवर्स रेपो क्या होता है। जब कोई बैंक
अपना पैसा आरबीआई के पास रखता है और आरबीआई उस पैसे पर उस बैंक को कुछ ब्याज देता है तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो। बैंक दर क्या, लेकिन याद रखिएगा दोनों में शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तीसरा है बैंक दर। बैंक दर मतलब जिस पर बैंक आम आदमी को, आम नागरिक को कर्ज देता है जिस दर पर, उसको बोलते हैं बैंक दर। तो तीनों आपको बता दें, इस तिमाही में जो तय किया गया है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बताया गया है रेपो रेट जो है वो 4.0, ठीक है। रेपो क्या है, 4.0 तय किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। रिवर्स रेपो की बात करें तो 3.35 तय किया गया है और बैंक दर की यदि हम बात करें तो 4.25, ठीक है। बैंक दर 4.25, रेपो रेट 4.0, रिवर्स रेपो रेट 3.35% तय किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, आरबीआई ये गाइडलाइन जारी करता है, आरबीआई इसका आप कह सकते हो कि पूरी नीति निर्धारण करता है। तो आरबीआई का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान समय में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को मिलता है। शक्तिकांता दास वर्तमान समय में इसके गवर्नर है, ठीक है। इसको बताएं, फरवरी 2021 में किस देश ने आर्कटिक महासागर की जलवायु निगरानी हेतु उपग्रह आर्कटिक एम का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? बताएं। आर्कटिक निगरानी के लिए ये आर्कटिक क्षेत्र में मौसम तथा जलवायु की निगरानी के लिए आर्कटिक एम नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया है, ये आपको बताना है। प्रक्षेपणकर्ता देश कौन है, यही आपसे पूछा जा रहा है। 4 विकल्प हैं, इन चारों में से आपको चुनाव करना है कि प्रक्षेपणकर्ता देश कौन सा है। इसके बारे में मैंने, आप यदि हमारा साप्ताहिक करंट अफेयर्स देखते होंगे वहाँ भी हमने इसकी चर्चा की है। तो आपको बता दें ये संबंधित है रूस से। रूस का एक पावरफुल रॉकेट है, पिछले दिनों मैंने आपको बताया था सोयूज रॉकेट। तो सोयूज रॉकेट 2.1 के माध्यम से इसका प्रक्षेपण किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। अब रूस के द्वारा किया गया, तो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी क्या है उसका भी नाम पता होना चाहिए। इनकी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रोसकॉसमोस, ठीक है। रोसकॉसमोस इनकी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रूस की बात हो रही है तो रूस की संसद की नाम है ड्यूमा और यहाँ की जो मुद्रा है वो भी आपको पता होना चाहिए, रशियन रूबल। इसको बताएं, ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ग्लोबल बायो इंडिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। चले बताएं, इनमें से कौन सा सही नहीं है, इसको बताएं। देखो इसमें थोड़ी सी त्रुटि है, इसको हम करेक्ट करके उसके बाद हम देते हैं। इसमें डेट में थोड़ी सी त्रुटि है तो इसको इग्नोर करिएगा अभी। इसको बताएं, प्रश्न संख्या 18, 11 मार्च 2021 को पृथ्वी अवलोकन, चंद्र सहयोग और उपग्रह नेविगेशन के क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा है तो भारत ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता की? मतलब पृथ्वी अवलोकन, चंद्र सहयोग और उपग्रह नेविगेशन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए भारत ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया है, ये आपको बताना है। मतलब भारत किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर यह मिशन कर रहा है जिसमें पृथ्वी अवलोकन एवं चंद्र सहयोग और उपग्रह नेविगेशन का क्षेत्र शामिल है? बताएं, भारत किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर कार्य कर रहा है? देखो यहाँ पे 4 देश दिए हुए हैं जिनमें 3 की अंतरिक्ष एजेंसियां आपसे अक्सर पूछी जाती हैं। पहला है जापान, जापान की एजेंसी है जाक्सा, ठीक है। अमेरिका, अमेरिका की एजेंसी है नासा। फ्रांस, फ्रांस की है CNES और CNSA ये चाइना की है। तो याद रखिएगा CNES और CNSA में अंतर है, ठीक है। और जर्मन की पूछी नहीं जाती इसलिए हमें जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे भारत ने किसके साथ सहयोग किया है? तो भारत ने जाक्सा के साथ सहयोग किया है, जापान की स्पेस एजेंसी के साथ सहयोग किया है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या है इस मिशन में? इस मिशन में है कि वर्ष 2024 तक, डेट याद रखिएगा, वर्ष 2024 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर और रोवर भेजने से संबंधित ये जो मिशन है इसके अंतर्गत
चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर रोवर भेजा जाएगा और लैंडर उतारा जाएगा। ठीक है, लैंडर और रोवर जो है भेजा जाएगा वर्ष 2024 पर, कहां पर? दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। तो ये मिशन आपको पता होना चाहिए। तो यदि आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर और रोवर भेजने के लिए भारत ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है, तो भी आपको जवाब देना है जापान। ये आपको पता होना चाहिए। और इस मिशन का क्या नाम है? इस मिशन का नाम है लूपेक्स। ये भी याद रखिएगा। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लूपेक्स मिशन भारत किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर कर रहा है? तो लूपेक्स मिशन जो है ये भारत जापान के साथ मिलकर कर रहा है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लूपेक्स का फुल फॉर्म क्या है? लूनर पोलर एक्सहिबिशन मिशन। ठीक है, या आपको पता होना चाहिए। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, ये आपको पता होना चाहिए। इस मिशन का नाम है, भारत जापान मिलकर कर रहे हैं, नाम है लूपेक्स। 2024 तक करना है, जिसमें लैंडर और रोवर हम भेजेंगे कहां पर? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुपेस पोर्टल किससे संबंधित है? बताएं, सुपेस पोर्टल किससे संबंधित है? आपको बताना है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से, आदिवासियों की छात्रवृत्ति से, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग से, या इसरो के नवीन तकनीकों को बढ़ावा देने से। सुपेस मिशन किससे संबंधित है? आपको बताना है। चले देखो, सुपेस मिशन की बात हो रही है, इसका जवाब है सुप्रीम कोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग से। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। आज का लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न बोला जा रहा है, फरवरी 2021 में किस देश में नौसैन्य रक्षा प्रदर्शनी और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? इनमें से कौन सा देश है जहां पर इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? और आपको बता दें, इस प्रदर्शनी में भारत की तरफ से एक पोत भेजा गया था जिसका नाम था प्रलय। तो यह भी याद रखना है, इस प्रदर्शनी में भारतीय पोत प्रलय ने हिस्सा लिया था, ये आपको पता होना चाहिए। और यह प्रदर्शनी जो थी वो यूएई के अबू धाबी में आयोजित की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यूएई। ए विकल्प सही उत्तर है। और यूएई के साथ हम एक सैन्य अभ्यास भी करते हैं। यदि किसी को पता है कि यूएई के साथ हम कौन सा सैन्य अभ्यास करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि यूएई के साथ हम कौन सा सैन्य अभ्यास करते हैं। कई बार मैंने बताया। साथ ही साथ जाने से पहले यह भी बताएं कि सऊदी अरब के साथ हम कौन सा सैन्य अभ्यास करते हैं। सऊदी अरब और यूएई के साथ हम कौन सा सैन्य अभ्यास करते हैं बताएं। यदि कोई डाउट होता है तो आप तुरंत क्लास के बाद अब आप अपने फेसबुक पेज पर आ सकते हैं और वहाँ पे आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।